हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्या किया हूँ, अरिथमेटिक का जो प्रीवियस ईयर का 40 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो इसका क्या है, मैं 40 का 40 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाऊंगा अच्छे से। तो आज क्या है, पार्ट वन है। यहाँ पे क्या है, पार्ट वन में क्या है, मैं ओनली अरिथमेटिक का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक। क्योंकि एक साथ 40 क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए क्या है, आज मैं पार्ट वन अरिथमेटिक का क्वेश्चन कराऊंगा। फिर पार्ट टू में क्या है, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको करवाऊंगा। अगर और भी अगर टाइम लगेगा तो पार्ट थ्री में ही मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो 40 क्वेश्चन क्या है, मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप क्या है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक। और इसका क्या है, मैं बेस्ट मेथड बताऊंगा आपको कैसे बनाना है करके। ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर वन पे देखेंगे। ठीक। बी अकेले काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि ए बी सी मिलकर उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसी कार्य को पूरा करने में सी से 8 दिन कम लगते हैं, तो सी उसी कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया उसको नोट कर लेंगे। और इसका क्या है, मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा, क्योंकि बेसिक क्लास क्या है, मैं हर टॉपिक का मैं पहले ही क्लास ले चुका हूँ। तो जिसको समझ में नहीं आएगा, जो बिगनर है एकदम जीरो लेवल से हैं, वो थोड़ा सा क्या करेंगे, मेरा टॉपिक वाइज जो क्लास है उसको पहले देख लेंगे अच्छे से। ठीक। उसके बाद फिर यहाँ आएंगे, ताकि उनको क्या है, इजी पड़ेगा समझने के लिए। ठीक। वैसे तो मैं ऐसा टाइप का ही बताऊंगा ताकि बिगनर भी उनको भी अच्छे से समझ में आ ही जाए। ठीक। और उसमें भी जिनको समझ में नहीं आएगा, वो क्या करेंगे, मेरा टॉपिक वाइज क्लास को देख लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं। यहाँ क्या बोलेगा, बी अकेले काम को सबसे पहले क्या, बी अकेले काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक। जबकि ए बी से मिलकर उसी काम को 5 दिन में, ए बी और सी मिलकर कर उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसी कार्य को पूरा करने में सी से 8 दिन कम लगता है, मतलब ए अकेले काम करेगा तो सी को जितना दिन लगता है उससे क्या 8 दिन कम लगता है ए को। ये बोल रहा क्वेश्चन। ठीक। तो सी उसी कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में करेगा, मतलब सी उसी कार्य का जैसे टोटल वर्क जो भी है उसका 3/4 भाग कितने दिन में करेगा। ठीक। 3/4 भाग कितने दिन में करेगा, ये बोल रहा है। तो क्या करेगा, बी एक काम को 15 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी प्लस सी एक काम को क्या कर सकते हैं, 5 दिन में कर सकते हैं। ठीक। तो ऑप्शन मेथड लेंगे। ऑप्शन मेथड में क्या, ऑप्शन ए को लेंगे। मान लो कहते हैं सी क्या करता है, 3/4 काम है वो 15 दिन में करता है। ठीक। मान लो टोटल काम एक्स है। ठीक। एक्स का 3/4 काम 15 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 × 4/3, 3×5 = 15। तो एक्स क्या टोटल वर्क को माने थे, 15 20 दिन में करेगा वो। ठीक। टोटल काम क्योंकि 3/4 काम 15 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम क्या है, इधर चले जाएगा तो 20 दिन में करेगा। ठीक। तो हमको ये बोल सकते हैं कि सी एक काम को 20 दिन में करेगा। अब क्या है, इसका एलसीएम निकालना आसान पड़ेगा। एलसीएम वही होता है ना कि ये तीनों से मल्टीप्लाई हो, कोई ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों से मल्टीप्लाई हो। तो 60 है, 15×4 4 यूनिट, मतलब बी क्या करता है, एक दिन में 4 यूनिट करता है, तब जाके 15 दिन में 60 यूनिट करता है कंप्लीट। ठीक। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 5 यूनिट करते हैं काम, ये टोटल क्या है यूनिट में ले लेते हैं। 5 दिन में काम करते हैं। ठीक। तो इतना क्या है, 12×5 तो 12 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, तीनों मिलके। और सी क्या है, 20 दिन में काम को कंप्लीट करता है। टोटल वर्क क्या है, ये टोटल वर्क होता है, ये क्या है डे होता है, ये क्या है इफिशियंसी होता है एक दिन का। ठीक। और सी क्या है, 20 दिन करता है, 3 यूनिट करेगा एक दिन में। ये जो भी यूनिट आया है ना इधर, ये क्या इफिशियंसी जो है एक दिन का है, मतलब एक दिन में 3 यूनिट करेगा तो 20 दिन में जाके क्या करेगा, 60 यूनिट करेगा सी। ठीक। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल सी उसी कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में करेगा। ठीक। तो 15 दिन में करेगा। यहाँ पे एक दिया है कि ए अकेला उस कार्य को पूरा करने में सी से 8 दिन कम लेता है, मतलब ए अकेला जितना दिन लेता है सी से 8 दिन कम लेता है। तो ए यहाँ पे कितना दिन लेगा, ए यहाँ पे कितना दिन लेगा, जब देखो कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 12 यूनिट करते हैं, और बी एक दिन में कितना करता है, 4 यूनिट, सी एक दिन में 3 यूनिट। ए आ जाएगा, बी एक दिन में 4 यूनिट करता है, सी एक दिन में 3 यूनिट करता है, ये 12 की यूनिट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक दिन का निकाल रहे हैं। तो ए क्या है, एक दिन में कितना करेगा, 12 यूनिट माइनस ये 4 और 3 जुड़ जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। एक दिन में 5 यूनिट करेगा। ठीक। और बी एक दिन में कितना है, 4 यूनिट कर रहा है, और सी एक दिन में कितना कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है। ठीक। अब क्या है, क्वेश्चन में हम लोग ये देख लेंगे कि क्या बोले,
क्वेश्चन क्या बोले, ए अकेले उसी कार्य को पूरा करने में सी से 8 दिन कम लगता है। ए अकेले उस काम को पूरा करने में सी से 8 दिन कम लेता है। ये अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, जब एक दिन में क्या है 5 यूनिट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो दिया है, निकाले थे अभी, 12 दिन। ठीक, सी कर देंगे -8 दिन, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 इधर चला जाएगा, तो मिटा देता हूँ। सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 इधर चला जाएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, सी टोटल काम को 20 दिन में कर ही रहा है, और यहाँ पे भी सी क्या कर रहा है, 20 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या है, टोटल काम क्या है, सी के 3/4 भाग को 15 दिन में कर रहा है, टोटल काम को 20 दिन में करेगा। और यहाँ पे क्या है, हम लोग ये वाला कंडीशन में रखे कि ए अकेला उसी कार्य को पूरा करने में सी से 8 कम लेता है, इस वाले में रखे, तो अभी हमारा सी का वैल्यू 20 आया, मतलब ये सही होगा, तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका, सही होगा। तो ऐसे क्या है, ऑप्शन मेथड से सही करना है। आप क्या प्रैक्टिस कर लोगे तो तुरंत बना लोगे। तो सबसे पहले देखो, ऑप्शन का भी एक टेक्निक होता है, जैसे 20 को लोगे, मान लो 3/4 काम क्या है 20 दिन में, मतलब 3/4 काम क्या है 20 दिन में करता है, तो 3 क्या है, इसे कटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन क्या है बी, इसको तो हम लोग क्रॉस ही कर देंगे, क्योंकि एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यू ही आना रहता है, कि ज़्यादातर एग्जाम में वही होता है कि पॉइंट में आंसर दिया नहीं है। 20 देखो ऑप्शन से हट जाएगा, और 16 भी ऑप्शन से हट जाएगा। हम लोग को इसको ट्राई करना है, इसको ट्राई करना है, इसको ट्राई करना है, 3 ट्राई करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम उसको ट्राई करके क्या है बना सकते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या है, नॉन ऑफ दिस जो नहीं होगा उसको नॉन ऑफ दिस में टिक करना। तो ये क्वेश्चन क्या एक्स मान के करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसे करोगे तो क्या आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। मान लो आप क्या एग्जाम दिलाया, स्टार्टिंग में जैसे ये दिया 15 को ले लिया, तो आपका टाइम तो पूरा बच गया, आंसर आया तुरंत आगे बढ़ गए। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने 10% प्रति वर्ष की दर से, 10% प्रति 10% प्रति वर्ष की दर से 12,500 रुपये का निवेश किया। एक योजना में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या 2 वर्ष के लिए किया। यदि कुल ब्याज पहली योजना से प्राप्त राशि को, मतलब चक्रवृद्धि में जो भी इन्वेस्ट हमको प्राप्त हुआ, जो भी हम क्या इन्वेस्ट नहीं, जो भी हमको ब्याज प्राप्त हुआ, उस राशि को क्या है दूसरी योजना में 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया, किससे, साधारण ब्याज से। ठीक, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो दूसरी योजना से व्यक्ति को प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। सबसे क्या है, नॉर्मल लेना, जैसे क्या है 12,500 है, इसको क्या है, पहले का चक्रवृद्धि ब्याज बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले का कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट में ही और एक बार इंटरेस्ट मिलता है। तो इसका क्या है 10% ले लेंगे सबसे पहले 1 साल के लिए, क्योंकि 2 वर्ष के लिए निवेश किया है, 1 साल के लिए तो नंबर नंबर सिंपल इंटरेस्ट ही रहेगा, जीरो जीरो कट जाएगा, 1250 ही हो जाएगा इंटरेस्ट। 1 ईयर के लिए हमको कितना इंटरेस्ट मिला, स्टार्टिंग में 1250। अब क्या दूसरे वर्ष के लिए क्या करें, फिर 10% का क्या होगा, ये 1250 क्या हुआ, 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट 1250 मिल गया। सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, 12500, और फिर 10% निकालेंगे, क्योंकि 2 वर्ष के लिए 10% का निवेश कर रहे हैं। ठीक, प्रति वर्ष की दर से निवेश कर रहे हैं। ठीक, तो जीरो जीरो कट जाएगा, 1250 आ गया। अब सेकेंड वर्ष में क्या होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में तो नॉर्मल ही चलेगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा, जितना भी, क्योंकि पहले ईयर में क्या जितना इंटरेस्ट आया ये ठीक है, अब सेकेंड ईयर में क्या 1250 इंटरेस्ट आया, तो इसका क्या है 10% और लेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, फर्स्ट ईयर का नहीं लगेगा, नॉर्मल ही चलेगा, सिंपल इंटरेस्ट ही लगेगा। लेकिन जैसे ही सेकेंड ईयर आएगा, थर्ड ईयर आएगा, तो हम लोग क्या है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। जीरो जीरो हो गया, तो इतना तो 125 आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 1250 प्लस 1250 प्लस 125, 5 हो गया, 5 5 10, 12 का 2, हाथ में आया एक एक, 2 2 4, 5 6, और कितना, इतना, तो 26 25 क्या हो गया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, 26 25 मिला। ठीक, इसको क्या एक शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं थोड़ा शॉर्ट मेथड भी बता दे रहा हूँ। अब 2 ईयर के लिए क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला है, तो सबसे पहले क्या देखना कि पर ईयर कितना प्रतिशत प्रतिशत दर है, 10% है, तो
कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना, 10 + 10, क्योंकि 2 साल के लिए है तो 10 × 10 हो जाएगा, ठीक, इंटू 100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा तो यहाँ 20 + 1 हो जाएगा तो 21% आ गया, ठीक। अब टोटल कितना है इन्वेस्ट, 12,500 है, इसका हम डायरेक्टली 21% निकाल लेंगे, ठीक। अब 21% डायरेक्टली निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या सेकंड मेथड भी है, ये बता रहा हूँ, ये इजी पड़ता है, ठीक। क्या है, आपको क्या है, हर चीज बताऊंगा। तो 21 को क्या इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट 25 का 25, एकम 25 का 5, 2 25 दूनी 50, 52 2 5, 21 21 5 26, तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, 26 25 ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक। तो कुल मिला के उतना ही वैल्यू आएगा। ये क्या है, फास्ट इजी मेथड, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 2 वर्ष के लिए निकालना रहेगा तो ऐसे निकाल लेना, ठीक। तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 26 25, 26 25 आ गया यहाँ पे, ठीक। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया, कितना, साधारण ब्याज। उसके बाद जो भी क्या है हमको ब्याज मिली है पहली योजना से, क्या है, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, तो कितना मिला, 24 25, 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया, कितने के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो इसका क्या करना, सीधा 26 25 कर देना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इंटू इसका क्या होता है प्रतिशत, कितना है, 20%, कितने के, 2 साल के लिए, 20% मतलब डिवाइड में 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100, 5 पचे 25, 5 दिन 10, 5 पचे 25, तो 5 दिन अगर 0 आ 2 4 1 5, 5 दिन 10, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1050। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका, सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है, समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, एग्जाम में क्या है आप इजीली तरीके से कर पाओगे, ठीक। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, थोड़ा जल्दी कराता हूँ, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक। ए ने क्या है, एक व्यवसाय में 1600 रुपये, अब बी ने 2000 रुपये का निवेश किया। ए ने टी महीने के लिए निवेश किया, बी ने टी + 3 महीने के लिए निवेश किया। ए को 1400 रुपये का कुल लाभ में से 400 रुपये प्राप्त हुए, तो ज्ञात कीजिए कि बी ने कितने महीने के लिए निवेश किया, ठीक। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक। तो अच्छे से देखिए, इसी पैटर्न पे क्या है क्वेश्चन आते हैं। ये क्या पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, एक व्यवसाय में कितना किया, 1600 निवेश किया, अब बी एक व्यवसाय में कितना किया, 2000 निवेश किया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 0 काट देंगे, 4 4 16, 4 5 20, इतना आ जाएगा, काट देंगे इसका, तो 4:5 आ गया इनका इन्वेस्ट जो है, ये क्या है, इनका इन्वेस्ट है, ठीक, इनका इन्वेस्ट है। उसके बाद क्या किया है कि ए ने टी महीने के लिए निवेश किया था, ये इंटू टी कर देंगे, टी महीने के लिए निवेश कर रहा है, ठीक। क्योंकि इन्वेस्ट इंटू जो भी टाइम दिया रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक। अब बी ने टी + 3 महीने के लिए निवेश किया, तो इंटू क्या है, टी + 3 कर देंगे यहाँ पे, ठीक। तो ए को 1400 रुपये से कुल 400 रुपये लाभ हुआ है, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ, वो क्योंकि यहाँ पे देखो, इन्वेस्ट इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट यही तो है, 1400 रुपये टोटल प्रॉफिट में से ए को 400 प्रॉफिट प्राप्त हुआ। जब 14 में से ए को 400 प्रॉफिट प्राप्त हुआ तो कितना बचा, बी को 1000 प्रॉफिट प्राप्त होगा, ठीक। तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ कि 4t इज इक्वल टू 5t + 3 इज इक्वल टू, ए को कितना निवेश, क्योंकि इन्वेस्ट इंटू टाइम कितना होता है, प्रॉफिट के बराबर होता है, इसको इक्वल कर दिए, तो इसका जो प्रॉफिट है ए का कितना है, 400 है। अब तो ए का जब 400 है टोटल में से प्रॉफिट, तो बी का कितना होगा, 1000 होगा। तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, यहाँ 2 चले, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ 2 से फिट काट देंगे, 2 दूनी 4, 5 से 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t + 3 हो जाएगा। अब t को इतना माइनस कर देंगे तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। जब t का 3 वैल्यू आएगा तो उसके बाद क्या है, b ने कितने महीने के लिए निवेश किया, तो b ने क्या है, t + 3 महीने के लिए निवेश किया, तो t का वैल्यू कितना, 3 आया था, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। तो b ने क्या किया था, 6 मंथ के लिए निवेश किया था, तो यहाँ क्या है, ऑप्शन ई सही होगा। तो ऐसे क्या है, इसको सॉल्व करना है, ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है, ठीक। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्या है, ट्रेन का क्वेश्चन है। ट्रेन में क्या बोल रहा है, एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर सकती है। यदि ट्रेन अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई वाले पुल को 21 सेकंड में पार करती है
तो ट्रेन की गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखिए, ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर सकती है। 100 मीटर क्या है, लंबा क्या है, ये प्लेटफॉर्म है। ठीक, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा नॉर्मली बता दे रहा हूँ कि ट्रेन कभी भी क्या करती है, एक ट्रेन को पार करेगी, ब्रिज को पार करेगी, पुल को पार करेगी, ठीक, एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन प्लस लेंथ का इक्वल हो जाता है। किसका लेंथ, जो पुल का लेंथ, यहाँ पे प्लेटफॉर्म का लेंथ या ब्रिज का लेंथ, उससे प्लस हो जाता है। ठीक, अगर वही ट्रेन क्या हो गया, आदमी को पार करके एक क्या बोलते हैं, खंभा को पार करेगा या ट्री को पार करेगा, तो जो डिस्टेंस है वो ट्रेन का ही लेंथ होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस जो है, प्लेटफॉर्म क्या है, उसका एरिया बड़ा रहता है, लंबाई ज़्यादा रहता है, तो उसका प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक, तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। यहाँ डिस्टेंस कितना दिया है, क्योंकि 100 मीटर हमें प्लेटफॉर्म को बोला है, मतलब ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा जो डिस्टेंस है। इसी फॉर्मूला में क्या हम लोग पुट करेंगे। तो हम लोग क्या करें, ट्रेन का लेंथ को क्या है, मैं एक्स मान लेता हूँ, यहाँ पे दिया नहीं है। तो अब प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना दिया है, 100 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 100 आ जाएगा। और स्पीड निकालना है तो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अभी बताया था, एक्स प्लस 100 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, क्योंकि टाइम कितना दिया है, 12 सेकंड में पार कर रहा है ट्रेन। ठीक, इतना हो गया। यदि ट्रेन अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई वाले पुल को 21 सेकंड में पार करती है। ठीक, मतलब वही ट्रेन जो है क्या कर रहा है, एक बार 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 12 सेकंड में। अब वही ट्रेन क्या कर रही है, अपनी लंबाई से दोगुनी लंबाई वाले एक पुल को, मतलब अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई वाले एक पुल को, ठीक, 21 सेकंड में पार कर रही है। मतलब ट्रेन की जो लंबाई है एक्स माने हैं, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, प्लेटफॉर्म ने मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई पहले, तो यहाँ ट्रेन की जो लेंथ है वो एक्स है, अभी माने थे। यहाँ पुल का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, ये पुल है ना, पहले क्या प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी, फिर क्या कर रही है, पहले प्लेटफॉर्म का, अभी क्या कर रहा है, पुल को पार कर रही है। तो पुल को पार करने में उसको कितना लगता है, लम ठीक है, अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के पुल को, मतलब ट्रेन की लंबाई एक्स है तो पुल की लंबाई कितना होगा, 2x हो जाएगा। ठीक, इसी फॉर्म में क्या, डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, ये प्लस हो जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन का लेंथ प्लस पुल का लेंथ हो जाएगा। पहले प्लेटफॉर्म का लेंथ था, क्योंकि पुल भी एरिया में क्या बहुत बड़ा होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या ट्रेन का लेंथ एक्स है, अब पुल का लेंथ कितना है, 2x हो गया, 2x हो गया। ठीक, स्पीड हमको निकालना है, टाइम कितना दिया है यहाँ पे, 21 सेकंड में पार करती है, तो 21 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 21 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे s का वैल्यू, स्पीड कितना आएगा, 3x प्लस 21। ठीक, ठीक है, वीडियो को समझ में नहीं आएगा 2-3 बार अच्छे से देख लेना, इजी क्वेश्चन इसलिए फास्ट करवा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे देखो, एक बार स्पीड कितना है, x प्लस 100 डिवाइड बाई 12, एक बार स्पीड कितना है, 3x डिवाइड बाई 21। और यहाँ पे क्या है, ट्रेन का तो स्पीड सेम ही होगा ना, क्योंकि एक ही ट्रेन, वही ट्रेन है, स्पीड तो सेम होगा। तो एक बार ट्रेन क्या करिए, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करिए 12 सेकंड में, और वही ट्रेन है। ठीक, ठीक है, एक पुल को 21 सेकंड में पार कर रही है, मतलब दोनों का स्पीड तो सेम ही होगा, क्योंकि वही ट्रेन है, जो ट्रेन प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है और जो ट्रेन क्या कर रही है, पुल को भी पार कर रही है, तो स्पीड सेम कर लेंगे। तो x प्लस 100 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू ये हो जाएगा 3x प्लस 21, स्पीड को इक्वल कर लेंगे तो। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, अब क्या करेंगे, 3×4 = 12, 3×7 = 21, इधर का 7 इधर चलेगा, 7x प्लस 700 हो जाएगा, ये 4×3 = 12x हो जाएगा। तो 12x माइनस 7x इज इक्वल टू 700 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू कितना, 700। तो x का वैल्यू कितना होगा, 5 नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5×5, 5×5, 5×24, तो 140 हो जाएगा।
तो इसी एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे को क्या है, स्पीड मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बोला, ट्रेन की गति पूछा है मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड में पूछा है तो यहाँ मीटर डिस्टेंस जो है क्या मीटर में दिया है, और टाइम क्या है सेकंड में दिया है। तो हम लोग कुछ कुछ चेंज करना नहीं पड़ेगा, जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। ठीक, यहाँ पुट कर देंगे तो स्पीड कितना आ जाएगा, 140 प्लस 100 इक्वल टू 12। तो 240 इक्वल टू 12, 12 दूनी 24, 20। तो स्पीड कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। अब क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का मूल्य लागत मूल्य से 140% अधिक अंकित किया और वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि दुकानदार इतने रुपए मतलब 420 का लाभ कमाता है, ठीक ऐसा है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए जब वह 25% के बजाय 20% का छूट देती हो। तो इसका क्या शॉर्ट मेथड बताऊंगा। ठीक, एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य को लागत मूल्य से मतलब कॉस्ट प्राइस जो है मान लो 100 है, और एमआरपी क्या है 40% अधिक कर रहा है, तो मतलब 140 रुपये एमआरपी सेट करेगा। ठीक, और वह अंकित मूल्य पर 25% छूट, इसको एक्स मान लेता हूँ आपको समझने के लिए। ठीक, मतलब 100 एक्स कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस कितना होगा 140 एक्स। अब अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। तो एमआरपी पे क्या करते हैं, जब भी हम लोग क्या है छूट देते हैं, कितने परसेंट, 25% का। तो 25% का जो भी फ्रैक्स ये डिस्काउंट दे रहा है, ठीक 25%। तो 25% का डिस्काउंट क्या होता है, देखो एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तभी जाके डिस्काउंट मिलता है। तो ये 25% का जो भी फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगा ना, तो ऊपर वाला क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, नीचे वाला एमआरपी होगा। ठीक, ये चीज को याद रखना। तो यहाँ डिस्काउंट कितना है, 25% है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, क्योंकि परसेंट इक्वल टू क्या होता है, परसेंट मतलब ये होता है कि 1/100। ठीक, तो इसको 25% है तो 25/100 कर दिए तो 1/4 आ गया। और डिस्काउंट मिल रहा है मतलब कम हो रहा है, इससे क्या एक माइनस कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा। और डिस्काउंट में हमेशा ये देखना, ये एमआरपी होता है हमेशा, और हमेशा ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। ये चीज़ का शॉर्ट मेथड है, ये हमेशा याद रखना। डिस्काउंट जैसे मान लो यहाँ क्या करता है, 75% दिया रहता, तो 75% का फ्रैक्शन में 75/100 हो जाता, 25 या 50, 25×400। तो इसे एक माइनस करते 1/4 होता, तो ये क्या होता है, ये सेलिंग प्राइस होता और ये क्या होता है, एमआरपी होता। ठीक, ये चीज बताना चाहता हूँ, जो भी परसेंट में दिया रहता है ये चीज को रट लेना कि डिस्काउंट जब भी परसेंट में दिया रहेगा तो ऊपर वाला क्या होता है, सेलिंग प्राइस होगा, नीचे वाला एमआरपी रहेगा उसका। ठीक, तो इतना है। तो एमआरपी कितना है, देखो यहाँ 4 है, तो 4 क्या 140 एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर, 4×5 = 20 एक्स के बराबर हो जाएगा। तो 35 एक्स के बराबर होगा। ठीक, ये कितना है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35x/3। 5 या 15, 1 3 3 9 10 10, 105 एक्स क्या आएगा, ये क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्योंकि 4 जब 140 एक्स पहले ही दिया है एमआरपी, तो 4 किया है 140 एक्स का हो जाएगा, तो एक कितना होगा 140/4 एक्स। तो ये 35 एक्स आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 105 एक्स, इसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक, ये नॉर्मल है, इतना तो आप क्या है, मैं पहले ही क्लास में बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं फास्ट करवा रहा हूँ तो आप क्या करना, टॉपिक वाइज क्या है मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है उसको देख लेना, क्लास लिया हूँ। ठीक, यहाँ सेलिंग प्राइस कितना आ गया, अभी कितना निकाले थे, 105 एक्स आ गया। ठीक, अब क्या कर रहा है कि इतना करने के बाद वो क्या कर रहा है कि 420 का लाभ कमाता है। तो प्रॉफिट किससे होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला कहते हैं सेलिंग प्राइस माना कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 105 एक्स है, कॉस्ट प्राइस 100 एक्स है, तो प्रॉफिट कितना आएगा, 5 एक्स आएगा। अब प्रॉफिट हमको ऑलरेडी कितना 420, तो 5 एक्स क्या होगा, 420 के बराबर होगा। तो एक्स किसके बराबर होगा, 420/5। 5 × 8 = 5 × 20, तो एक्स का वैल्यू 84 के बराबर होगा। ठीक, हम लोग क्या किए, एक्स का वैल्यू निकाल दिए। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब 25% के बजाय 20% का छूट दे,
तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब क्या है 140 में क्या है, पहले 25% का छूट दे रहे थे, अब क्या 20%, तो 20% का फ्रैक्शन में डिस्काउंट क्या है 20% का दे रहे हैं, तो 20% का क्या है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 20/100, 20×5 = 100 होता है, 1/5 होता है, डिस्काउंट दे रहा है मतलब 4/5 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा 5 से। ये क्या सेलिंग प्राइस होता है, ये कॉस्ट प्राइस होता है, अभी बताया था। ये शॉर्ट मेथड बेस्ट मेथड है, इसको आप याद कर ही लेना। ठीक, ये फ्रैक्शन में जो खेल रहा हूँ क्या है, इसी से आपका क्या बनाओगे क्वेश्चन तो बहुत इजी तरीके से बनेगा। ठीक, तो एमआरपी इतना है तो 5x क्या है 140 के बराबर है, 5x में मतलब 5 क्या होता है, यहाँ पे 5 क्या है 140 के बराबर है, तो एक क्या होगा 5×10 5×8 = 40, 28 के बराबर होगा। ठीक, तो 28 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 8×4 = 32, 2 3, 4×2 8, 9 10 11, 112 आ गया। 112 क्या है, ये एक्स है क्योंकि ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, यहाँ पे क्या होगा 112 एक्स आ जाएगा। ठीक, ये क्या होगा इसका, ये क्या होगा इसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक, जो बोल रहा हूँ उसको समझ लेना। ठीक, तो हम लोग क्या है कि ये नेक्स्ट बार में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही होगा, एमआरपी भी सेम ही है, लेकिन हम लोग 20% का छूट दिए तो 112x क्या होगा, हमको सेलिंग प्राइस मिला। और यहाँ पे x का वैल्यू कितना मैं निकाले थे 84। ठीक, और क्वेश्चन को क्या बोला है कि तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए जब 20% की छूट देगा। ठीक, तो इसका डिफरेंस कितना है 112x माइनस 100x, तो 12x आ जाएगा डिफरेंस। ठीक, अब x का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट वही होगा ना, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 112x है और कॉस्ट प्राइस कितना 100x है, तो प्रॉफिट कितना मिला 12x मिला। और x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x का वैल्यू पहले निकाल चुके थे 84, तो 12 × 84 कितना होगा 12×4 = 48, 8 4 12 × 8 = 96, 4 कितना होता है 100 होता है, तो 1008 क्या आ जाएगा इसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही होगा। ठीक, तो ऐसे ही क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो अभी समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अब इसको मैं फास्ट करता मान लो, मेरे को प्रैक्टिस क्या हो गया है, मैं बहुत सारा क्वेश्चन क्या प्रॉफिट लॉस को सॉल्व कर लिया हूँ। ठीक, तो अगर मेरे को जल्दी इसको बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा उसको देखो। ठीक, सबसे पहले क्या करूंगा, एक दुकान एक वस्तु की लागत मुझे 4%, मतलब सीधा सीधा कॉस्ट पे 100 कर लूंगा, 140 का है इसका सेलिंग प्राइस एमआरपी आ जाएगा। ठीक, उसको 25% का छूट देता है, तो 140 25 छूट दिया मतलब 3/4, 4×3 = 12, 4×5 = 20, 5×3 = 15, 3×3 = 9 10, 105 के आगे इसका सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक, ये मैं लिख लिया। ठीक, उसके बाद के दुकानदार को 420 रुपये का लाभ कमाता है, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 5, तो 5 क्या है 420 के बराबर है, 5 8 5 तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 84 आ गया। सीधा ऐसा एक्स एक्स नहीं मानूंगा मैं, मेरे को इतना प्रैक्टिस हो गया है कि एक्स एक्स मानने की जरूरत नहीं है, मैं इतना तुरंत कर लूंगा। उसके बाद आगे क्या देख रहा है कि उसका लाभ रुपए ज्ञात, ठीक है उसका लाभ ज्ञात कीजिए जब 25% के बजाय 20% छूट दिया, तो 140 में क्या 20% का छूट देगा, 20% का मतलब क्या होता है 4/5, 5×8 = 40, 8×32 2 3 4×8 9 112 हो गया। 100 को 112 तो 12 इंटू क्या है 84 कर दूंगा डायरेक्ट, 12 12×4 = 40, 8 4 12 8 96 100, 1000 आ गया। यही क्या होगा इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो ऐसे ही आप क्या एग्जाम में ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक, ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ इसका डिफरेंस ये है, एक्स मानिए इसको, एक्स मानिए इसको, एक्स मानिए इसको, एक्स मानिए, ऐसा क्या आपको समझाने के लिए हर चीज को कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए फास्ट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता रहे कि ये बनते हैं एग्जाम में, कम टाइम में बनते हैं।